क्या हाल है? ठीक है ना। एसिम्प्टोट्स कल एक क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया है और आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। पार्ट 2 में मतलब आज हम पढ़ेंगे कि एसिम्प्टोट्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। बीएससी और एमएससी के जितने भी गणित हैं, जितने भी टॉपिक आपके स्टेट के लिए ज़रूरी है, उन सारी टॉपिक को हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल हम PYQ 2025 का लेकर आएंगे। एक एक सवाल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है, कैसे हम उस सवाल को तुरंत हल कर सके, कैसे हमारा सवाल हल होगा। तो कल के सवाल में हमने आज कमेंट में देखा था कि आप लोग कह रहे हैं कि सर PYQ, तो कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 को लेकर हम चर्चा करेंगे। एसिम्प्टोट्स के बारे में कल हमने बताया था बहुत ही विस्तार से कि एसिम्प्टोट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल होता है और एक को ऑब्लिक कहते हैं। कल के क्लास में हमने पढ़ा था। पैरेलल के था तो उस पर भी हमने आपको समझा दिया था कि किस तरह से हल होगा, और हमने आपको यह भी समझा दिया था कि यदि पैरेलल ना होकर एक्स और वाई के पैरेलल ना होकर अगर एसिम्प्टोट्स दिया गया है तो उसी को हम ऑब्लिक के नाम से जानते हैं। एसिम्प्टोट्स का हिंदी अगर देखा जाए तो हम इसी को अंतःस्पर्शी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। क्या कहते हैं बाबू? अंतःस्पर्शी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। अंतःस्पर्शी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एसिम्प्टोट्स ये आपका ग्रेजुएशन या PG में पढ़ने को मिलता है। बेसिक इंटर में तो इसका चर्चा भी नहीं होता है, लेकिन एसिम्प्टोट्स बहुत ही आसान है बाबू। एक सवाल आपका निश्चित तौर पे स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स में मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट बिहार का फॉर्म भराया जा रहा है, जिसका डेट जो निकला था 17 तारीख से लेकर 17 से लेकर और 30 के बीच में आपको यह फॉर्म भर देना है। जो लोग फॉर्म भर दिए हैं वो अच्छे हैं, और जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दिए। बार बार मौका नहीं आता है तो फॉर्म भर दिए। 30 से पहले स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स को लेकर हम आगे बढ़े हुए हैं, जहाँ पे हमने आपको यूलर्स थ्योरम हो, लैप्लास हो और एसिम्प्टोट्स का एक क्लास हो गया है। और आज का क्लास में एसिम्प्टोट्स जो है हम समाप्त कर देंगे, और कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे 2025 का। एसिम्प्टोट्स के बारे में हमने कल बताया था कि यह अंतःस्पर्शी, इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्पर्शी। जैसे आप जानते हैं कि ये आपका सर्कल है और ये आपका टेंजेंट होता है, उसी तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब ये आप जो देख रहे हैं ये फिगर, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन अनंत पर जाकर क्या होंगे, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे। उसी को अनंत स्पर्शी, नाम से ही नहीं पता चल रहा है, अंतःस्पर्शी, यानी अनंत पर जाकर वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ऐसे भी हो सकता है, या इस तरह से भी सर इन दोनों को बढ़ाया जाए तो ये अनंत पर जाकर क्या होंगे, स्पर्श हो सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई भी अगर आपके पास कर्व दिया गया है, ये आपका कर्व है और इसी पर इस तरह से जा रहा है, तो ये अनंत पर जाकर, सॉरी, ये रेखा जो इस तरह से जा रहा है, ऐसे इस तरह से जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर अनंत पर मिलेंगे। तो हम इसी को क्या कहते हैं, अंतःस्पर्शी कहते हैं। कल के क्लास में हमने बताया था कि अंतःस्पर्शी के दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल होता है और एक ऑब्लिक होता है। पैरेलल में हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर जो दिया गया है, अगर उसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी, उसका कोफिशिएंट यदि कांस्टेंट ना हो तो उसे हम पैरेलल कहते हैं। और एक होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक में हमने आपको समझाया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ, यानी जो एक्स या वाई का मैक्सिमम पावर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो हम उसी को ऑब्लिक कहते हैं। कल हमने एसिम्प्टोट्स की संख्या पढ़ा था कि m जो आता है कितने प्रकार से आ सकते हैं, m क्या होता है, कल के क्लास में हमने आपको अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। फिर से एक बार आपको हम समझा दें कि सर सॉल्विंग का वर्किंग सॉल्व इसका क्या होगा, वर्किंग सॉल्व मतलब हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दिएगा। सबसे पहले आपको स्टेप 1 कल बताए थे, याद है क्या? स्टेप 1 क्या कि बाबू मेरे, जब आपको कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछ देता है तिरछे अंतःस्पर्श बताइए, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। अंतःस्पर्शी भी अगर जो हिंदी मीडियम से पढ़ते होंगे वो अंतःस्पर्शी कहते हैं, और जो इंग्लिश से पढ़ते हैं वो एसिम्प्टोट्स कहते हैं। जैसे स्टेप 1 में हमने बताया था कि जो y है उसको m कर दीजिएगा और जो x है उसको 1 कर दिए। एकदम बेहतर ढंग से समझिएगा। स्टेप 2 में अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, यानी जिसका ऑर्डर 3 हो, इसका मतलब क्या होता है कि जिसका ऑर्डर 2 हो, और इसका मतलब क्या होता है जिसका ऑर्डर 1 हो। ये तमाम पहलुओं पर हमने विचार विमर्श तो कर ही लिया था। उसके बाद जो मैक्सिमम पावर होगा बाबू, जो मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर तो यही है, यहाँ से हम क्या करते थे तो m का वैल्यू निकालते थे। यानी यहाँ से m का वैल्यू क्या को निकलेगा, अगर डिग्री 3 है तो 3 को निकलना चाहिए, यानी m1 निकलेगा, m2 निकलेगा और m3 निकलेगा। 3 को वैल्यू निकलेगा ना, क्यों सर? क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 को निकलेगा, डिग्री 2 होगा तो 2 को निकलेगा, और डिग्री 1 है तो
तो A निकलेगा। ये बात आप पहले से भी जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि M1 यहाँ पे निकला, M2 यहाँ पे निकला और M3 यहाँ पे निकला, और तीनों में ध्यान दीजिएगा, तीनों में यदि कहीं पर भी, तीनों में अगर आपका कहीं पर भी कोई इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो एसिम्पटोट्स हम उसको नहीं गिनते, उसको छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, M1 और M2 M3 तीन एसिम्पटोट्स आते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। क्या बाबू? फॉर्मूला। क्या फार्मूला होता है, इस पर भी ध्यान दे देना। देखो, अगर मान लो कि ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन पहले समझो, कंडीशन समझो। क्या कि ऐसा हो सकता है क्या कि M1 अलग वैल्यू आ जाए अल्फा, M2 जो है अलग वैल्यू आ जाए बीटा, M3 जो है अलग वैल्यू आ जाए मान लो डेल्टा। ऐसा हो सकता है। पहला कंडीशन ये होगा। देखो क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम स्टेप 2 को हल करें तो M का तीनों मान आएगा। ऐसा हल हो सकता है कि M का तीनों मान अलग अलग आ जाए। आप कहोगे हाँ सर हो सकता है कि M का मान 1 आ जाए, M2 का मान 2 आ जाए, M3 का मान 3 आ जाए, या कोई भी अलग अलग तीनों वैल्यू आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या निकलेगा पता है? कि ऐसा भी हो सकता है क्या सर कि M1 का भी मान अल्फा, M2 का भी मान अल्फा और M3 का मान क्या गया? बीटा। हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हो सकता है। जब M1 तीनों अलग मान है तो ऐसा भी हो सकता है कि सर M1 और M2 क्या हो? आपस में बराबर हो, अल्फा अल्फा। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। तीसरा ऐसा भी कंडीशन हो सकता है क्या कि सर M1 बराबर भी अल्फा, M2 बराबर भी अल्फा और M3 बराबर भी अल्फा। तो हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं बाबू, अगर हम बात करते हैं एसिम्पटोट्स का, अगर M का मान निकालने के लिए तो यही तीन तरह से सवाल मिलेगा। या तो तीनों अलग अलग वैल्यू आ जाए, या तो दो गो समान वैल्यू आ जाए, या तीनों क्या हो? समान वैल्यू आ जाए। ऐसा ही एसिम्पटोट्स आपको मिलेगा देखने को। इसी तरह का एसिम्पटोट्स आपको M का वैल्यू मिलेगा। अगर मान लो तीनों अलग अलग आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देना। अगर तीनों अलग अलग आता है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहोगे कि सर C और फाई 3, ध्यान देना, फाई 3 1 एक बार डिफ्रेंसिएशन, क्या बाबू? C और फाई 3 एक बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, एक बार डिफ्रेंसिएशन M के रिस्पेक्ट में, प्लस में बाबू फाई क्या लिख सकते हैं? फाई क्या हो जाएगा? फाई 2 या सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, फाई M इक्वल टू 0। ध्यान रखिए ये आपका फॉर्मूला बनेगा कब? जब आपका अल्फा बीटा और डेल्टा तीनों अलग अलग वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कि यही आपका फॉर्मूला होगा। और इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए इस पर एक सवाल पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे M जो है, M ध्यान में रखिएगा कि बाबू मेरे फाई और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 था इसीलिए 3 को लिए हुए थे। डिग्री 3 के लिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा फार्मूला को हम घुमा के लिख दें M, सॉरी यहाँ पे M है ना, तो यहाँ पे हम N लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बाबू? N, फिर N-1 M और इक्वल टू 0। ये आपका होगा कब? जब M का मान आपके पास तीनों अगर भिन्न भिन्न मान आएगा, यहाँ पर M का मान तीनों मान भिन्न भिन्न आएगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और चलिए हम फॉर्मूला देखते हैं कि सवाल पहले हम एक लिख लेते हैं। क्या देखिए तो सवाल लिखे हुए हैं क्या? चलिए एक सवाल आपके समक्ष दिया गया है और कह रहा है कि इसका एसिम्पटोट्स हमें निकालना है, एसिम्पटोट्स आपका निकालना है। चलिए देखते हैं। या एक सवाल और लिखे हुए हैं, एक सवाल और है क्या? इसी को देख लेते हैं। और इसका एसिम्पटोट्स हमें निकालना है कि इसका एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे। चलो ध्यान दो। सबसे पहले तुम इस सवाल को डिग्री देखो, डिग्री कहाँ, डिग्री कितना है? 3 है, 2 1 3 है, 1 2 3 है, 3 है। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम देखें तो हमारा डिग्री क्या है? डिग्री क्या है बाबू? 3 है। डिग्री क्या है? 3 है। अगर हम 2 के लिए देखें तो बाबू हम यहाँ से अगर यहाँ तक जाएं तो हमारे पास डिग्री क्या है बताओ? डिग्री तो कहोगे कि सर 2 है। क्यों सर? 1 1 जोड़ देंगे 2 है। अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाएं तो अगर हम आपसे पूछे कि डिग्री क्या है तो कहोगे क्या है? 1 है। ऐसा कन्फ्यूजन मत होना कि सर यहाँ पर D छोटा है, वहाँ पे आप 12 लिख दिए। तो चलिए इसी को छोटा ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, डिग्री 2 हो गया, डिग्री 1 हो गया। अब स्टेप 2 में आपको बताए थे कि पुट, याद है ना, पुट क्या कि y बराबर m और x बराबर 1। आप जानते हैं y बराबर m और x बराबर 1। यानी अगर लिखना होगा तो पहले हम लिख दें फाई 3, यानी जिसका डिग्री 3 है उसका मान क्या है? तो क्या कहोगे? 3x³ प्लस में 2x² माइनस में 7xy² प्लस में 2y³ हो जाएगा। अब जिसका डिग्री 2 है उसका वैल्यू लिख दो।
तो डिग्री 2m क्या है बाबू, तो -14xy और प्लस में 7y²। चलिए बहुत अच्छा। अगर जिसका डिग्री 1 है उसका m अगर लिखें तो -4x और प्लस में 5y। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। m का वैल्यू निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होता है, वो दोनों की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको अभी रहने देते हैं और हम पहले इसमें निकालते हैं। इसको m का वैल्यू निकालना है। ध्यान देना, क्या लिखोगे, y के जगह पे m, x के जगह पे 1, यानी 3 × 1 का Q1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 1 y के जगह पे m -7 × x के जगह पे 1 y² यानी m का स्क्वायर और प्लस में 2 और y का वैल्यू क्या है m यानी m का q। अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा तो 2mq -7m² प्लस में 2m और प्लस में 3। और आपको हमने बताया था कि इसको किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से m का वैल्यू निकालना है। अब m का वैल्यू यदि हम निकाले बाबू m का वैल्यू, तो m का वैल्यू इसमें रख के पहले देख लीजिए किस पे ये संतुष्ट होता है। m बराबर 1 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 जोड़ दें तो 7, और यहाँ पे 7m की जगह पे 1 रखेंगे यानी +7 -7 इसको संतुष्ट कर दे रहा है। m बराबर 1 पर यह संतुष्ट हो गया तो m - 1 = 0, यानी m - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब जब m - 1 इसका फैक्टर होगा तो हम क्या लिखें, m - 1 और m - 1। चलो इसको स्पष्टीकरण लो। अब यहाँ से अगर हम, अच्छा ये m - 1 समझ में आ रहा है ना, ये 9th क्लास की बातें हैं कि जब भी m - m बराबर 1 पर यह इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है तो इसका 1 को लेके इधर आ जाएंगे, यानी m - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है ना। चलो किससे गुना करें, तो 2m² से गुना कर दो। 2m क्यों हो जाएगा, -2m²। अब क्या -7m² लाना है तो -5m से गुना कर दो, -5m² और -2m² -7m हो गया, माइनस माइनस प्लस 5m लाना था हमको 2m, तो -3 से गुना कर देंगे तो -3m प्लस 5m देन 2m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 = क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर हम m - 1 कॉमन ले ले बाबू, m - 1 क्या कहोगे, 2m² -5m और -3 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें हल करना होगा तो m - 1 और 2m² माइनस में क्या लिख दें, 3 दूनी का 6 माइनस क्या लिखा जाए बाबू, -6m आप प्लस में m - 3 = 0, यानी एक हो गया m - 1 और एक हो जाएगा 2m कॉमन ले लें तो m - 3 और प्लस 1 कॉमन ले लें तो m - 3 = 0, यानी इसके लिए इसको लिखना होगा तो m - 1 = 0, एक फैक्टर ये हो गया, एक हो जाएगा m - 3 = 0 और एक हो जाएगा 2m + 1 = 0 लिखना होगा। तो m = 1, m = 3 और m बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं m = -1/2। m का 3 गो मान आया, m का कितने वैल्यू आए, 3 गो वैल्यू आया। अब इस तीनों वैल्यू के लिए आप थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि 3 गो वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि फॉर्मूला लगाएंगे जब m1 m2 m3 अगर यहाँ पे तीनों अलग अलग वैल्यू है तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं, यानी c phi n डैश मतलब एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन n - 1 m और = 0। तो चलते हैं अपने सवाल पर, और यहाँ पर हमारे पास m का वैल्यू क्या क्या आया है थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। m का वैल्यू क्या आया है, m का वैल्यू 1, उसके बाद m का वैल्यू 3, उसके बाद m का वैल्यू -1/2। ये m का 3 गो वैल्यू और तीनों भिन्न भिन्न आया, तीनों अलग अलग आया है। तो ऐसी परिस्थिति में फॉर्मूला c phi n डैश m, ठीक है, और प्लस phi n - 1 और m = 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, तभी जाके एसिम्पटोट्स का हम निकाल पाते हैं। तो पहले c का वैल्यू यहाँ से निकाला जाता है। तो चलिए c का वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं, सुनो। अब ध्यान दो, c phi डैश n क्या होता है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या था, 3, एक बार उसका डिफ्रेंसिएशन m प्लस phi क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 और m = 0। अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा पहले बात क्या, c जो 3 है ना, 3 आप देखो यहाँ पे लिखे हुए ना, इसी का डिफ्रेंसिएशन आपको करना होगा। ये क्या है, phi 3m है ना, तो इसी का डिफ्रेंसिएशन आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे सवाल में डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंसिएशन। चलो एक बार डिफ्रेंसिएशन इसका कर दें, यहीं पे करके लिख देते हैं c, ध्यान देना
क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार करो तो 3 दूनी का 6m², तो हमने लिखा 6m², ठीक है। उसके बाद -7 दूनी का 14m, तो -14m, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू, -14m और प्लस में 2 बाहर, dm/dm का मान 1 होता है, तो क्या लिखेंगे +2, और वहाँ पे जो आप ये 3 देख रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस 5/2m का मान, तो 5/2m का मान देखो कहीं ना कहीं लिखा गया है यहाँ पे -14xy और प्लस में 7y²। आपको पता है कि y बराबर m, x बराबर 1, तो हम क्या लिखेंगे, -14x की जगह पे 1, y की जगह पे m, प्लस 7y की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, m का स्क्वायर, यानी इसको लिखना होगा तो -14m क्या लिखेंगे कि -14m और प्लस में कितना हो जाएगा, -14m और प्लस में 7m², तो प्लस में 7m² = 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, यानी c और 6m² -14m प्लस में 2 इक्वल टू माइनस में उधर जाके 14m प्लस में उधर जाके -7m²। अब ध्यान दीजिएगा, c इक्वल टू 14m माइनस में 7m² और बाई में 6m² -14m प्लस में 2। अब इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले फिर से बात ध्यान दीजिए। m का अगर 3 गो मान आता है, कल बताए थे एसिम्पटोट्स की अगर बात करता है कि एसिम्पटोट्स की संख्या बताइए, तो हम 3 कह सकते थे, लेकिन जब एसिम्पटोट्स का हल पूछेगा तो उसके लिए अगर भिन्न भिन्न वैल्यू आते हैं तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अब देखो c अपने जगह पे बाबू, 5n क्या होता है, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 3 था तो 3 ले लिए, डैश करा डैश m, मैक्सिमम पावर n का मान 3 था, 3 था, 3 में से गटा दिए 2 और m हो गया। अब समझो ये 5/3m का डिफ्रेंशिएशन चाहिए हमको। डैश का मतलब क्या होता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो कि सर dy/dx अगर लिखते हैं तो इसी को हम लोग y डैश कहते हैं या y1 कहते हैं, इससे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो एक बार उसका डिफ्रेंशिएशन किसका, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, इसी का एक बार डिफ्रेंशिएशन आपको करके वहाँ पे लिखना था, तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन करके इतना लिख दिया, 5/2 का मान लिख दिया और यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो आप c का वैल्यू निकाले ना, क्यों निकाले हैं, ये c का वैल्यू m के तीनों मान यहाँ पे रख के c का 3 गो मान आएगा, तीनों मान को पहले आप निकालो। तीनों मान को क्या करो बाबू, आप निकाल लो। तो तीनों मान को हम निकाल लेते हैं, सुनिएगा। m बराबर 1 रखकर हम c का वैल्यू निकालते हैं, m बराबर 1 रखकर, ध्यान देना, m बराबर 1 रखकर, तो c बराबर 14, m के जगह पे 1 -7, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बाई में डायरेक्ट लिख दे बाबू, 6, 1 का स्क्वायर का 1 -14 और प्लस में क्या हो जाएगा 2, यानी 14 में से 7 जाएगा 7 और बाई में 6 2 8, 14 में से 8 जाएगा 8 6 14, -6 ना, -6, ठीक है। यहाँ पे हमने m का भी मान निकाल लिया, c का भी मान निकाल लिया। फिर क्या करेंगे कि सर m बराबर फिर क्या है 3, तो 3 रखेंगे, तो c बराबर इस पर 3 रखिए, 14 तिहाई 42 माइनस 3 का स्क्वायर 9 7 63 और बाई में 6m², m का मान क्या रख रहे हैं 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 6 54 और माइनस 14 तिहाई 42 प्लस में 3, ठीक है। लिखना होगा कितना हो जाए, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 21 मिला लिएगा, सही है ना। 54 और 3 54 55 56, अच्छा यहाँ पे +2 है, सॉरी यहाँ पे क्या बाबू +2 है, ठीक ना, +2। चलो तो कितना हो जाएगा बताइए, 54 2 56, 56 42 से 10 52 और 4 यानी -14 नहीं +14, क्या हो जाएगा +14, 7 दूनी का 14, 7 3 का 21, कितना हो गया -3/2। अब सुनिए m बराबर, फिर से एक बार हम लिखेंगे, m बराबर -1/2, तब c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू ध्यान दो, 14 × -1/2 और -7 × -1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, बाई में 6 -1/2 का स्क्वायर और -14 × -1/2 और प्लस में कितना है 2 है। c बराबर देखा जाए 2 से कटा दें या 2 रहने देते हैं, हाँ कटा ही देते 7, यानी 7 -7 हो जाएगा, -7 और 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 और बाई में 6 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कटा दिए 7 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 7 प्लस में 2। अब इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे बाबू 4,
7 चौके -28 और -7, बाई में एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है, 6 और प्लस 7 2 9, 9 चौके 36, बाबू मेरे 4 4 कैंसिल, 28 और 7 कितना हो जाएगा -35 और बाई में 36 6 कितना हो जाएगा 36 6 42, 7 से कटाएंगे 7 6 का 42, 7 5 35 यानी -5/6। यानी देखो सी का भी मान 3 गो आया, एम का भी मान 3 गो आया। यहाँ तक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना क्या, टेंशन तो लेना नहीं है क्योंकि ये सब टॉपिक जो है बेहतर ढंग से समझना रहता है। डिग्री आप पहले तय कर लो, कल के क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को पुनः एक बार देख लेना। डिग्री देख लो, डिग्री देख लो, इसमें डिग्री में तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। y बराबर m रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, जहाँ जहाँ सवाल में y दिखाई देगा वहाँ वहाँ m रखना है, x के जगह पे 1 रखना। अब यहाँ पे अगर फाई 3 की हम देखें, फाई 3 की डिग्री तो पावर में 3 होगा तो वही आपका डिग्री 3 कहलाएगा। 3 2 और 1 दिन, 1 और 2 3 और ये 3, यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 है, ये 2 है, ये 1 के लिए है और ये 1 के लिए है। तो हमने फाई 3 का मान निकाल लिया, फाई 2 का, फाई 1 का मान निकाल लिया। अब यहाँ से हमें m का वैल्यू, कल के क्लास में हमने m आपको निकालना सिखाया था कि m का मान कैसे निकलता है। उस m का मान निकालने के बाद अगर तीनों मान अलग अलग आता है, यदि तीनों मान अलग अलग आता है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर n मैक्सिमम पावर है, n क्या है मैक्सिमम पावर, तो 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ से हमने c का मान निकाल लिया। m और c का मान, m का भी मान 3 गो और c का भी मान 3 गो। अब देखो क्लास 12th में तुमने एक पढ़ा होगा किसी लाइन का इक्वेशन के लिए, किसी लाइन का इक्वेशन के लिए क्या पढ़ा याद है कि सर y बराबर mx प्लस c या m1 और c1 हम कहते कि नहीं। तो हमें यहाँ पर m का मान c1 का मान मिल गया है। अगर हम देखें कि सर हमारा m1 क्या है, m1 क्या है, तो m1 अगर 1 है, m1 1 है तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है बाबू, तो -7/6 कहें या -7/-6 कहें तो कितना है -7/6। ध्यान देना, इसी को इसमें पुट कर दो, y बराबर m1 यानी 1, x और प्लस में -7/6 हल करोगे तो y बराबर एलसीएम लेंगे 6x -7, 6 गुना में हो गया 6y = 6x -7। ये आपका एसिम्प्टोट्स हो गया, ये पहला एसिम्प्टोट्स हुआ। इसी तरह से 3 गो एसिम्प्टोट्स निकलेगा क्योंकि m जितने होते हैं उतना ही एसिम्प्टोट्स की संख्या होता है। दूसरा अगर देखते हैं तो m का मान 3 है तो c का मान -3/2 है। यानी कहना होगा कि m का मान 3 है तो c का मान -3/2 होगा। यही कह रहा है ना, c का मान क्या कह रहा है -3/2 कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि y बराबर m1 इसके लिए हो गया तो m2 इसको मान लेते हैं m2 c2, तो m2 x प्लस में c2। फार्मूला ओरिजिनल यही होता है y बराबर mx प्लस c, लेकिन m1 है तो m1 लेकर चलेंगे, m2 है ये c1 कर देते हैं। अब इसको भी हल कर लो, y बराबर m2 यानी 3x और प्लस में -3/2, y बराबर बाबू एलसीएम लेंगे 2 3 दूनी का 6x और -3, 2 से गुना 2y = 6x -3। तो ये दूसरा एसिम्प्टोट्स का मान हो गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा एसिम्प्टोट्स देखा जाए, तीसरा एसिम्प्टोट्स तो m3 का वैल्यू देखिए, m3 का वैल्यू क्या आया था तो -1/2, तो हमने लिखा -1/2 और फिर c का वैल्यू क्या आया है, c का वैल्यू क्या आया है बाबू तो -5/6, तो -5/6। अगर इसे अगर हमें हल करना होगा तो y बराबर mx m3 x प्लस में c3, इसी फार्मूला पे इसको रखोगे तो y बराबर m3 -1/2x और प्लस में c3 -5/6। बाबू मेरे इसका एलसीएम लेंगे 6 2 3 यानी -3x और प्लस -5, इधर लाकर गुना कर दें तो 6y = -3x -5। और यही आपका तीनों एसिम्प्टोट्स हम इसी तरह से निकालते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली बात आपने क्या सीखा कि m का अगर तीनों मान समान आता है तो हम वहां से 3 गो c का मान निकलेगा। कै गो निकलेगा 3 गो। अगर m का मान 2 गो आता है तो c का मान कै गो निकलता 2 गो। इसीलिए बताया जाता है कि जितने m आएंगे उतना ही आपका एसिम्प्टोट्स होंगे, जितना m की संख्या होगी उतना ही एसिम्प्टोट्स की संख्या होगी। तो आपको पता चल गया कि सर m का मान 3 गो आया था, तो देखिए 3 गो आपके पास एसिम्प्टोट्स प्राप्त हुआ। एगो एसिम्प्टोट्स, दूसरा एसिम्प्टोट्स और तीसरा एसिम्प्टोट्स, आपको 3 गो एसिम्प्टोट्स
प्राप्त हुआ। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर किसी एसिम्प्टोट्स में m जो है 10 है तो इसके बारे में बताइए कि आप क्या चर्चा कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप चयन कर लेना कि जितने एसिम्प्टोट्स होंगे उतना ही सॉल्यूशन होगा, जितने एसिम्प्टोट्स होंगे उतना ही। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि m का मान क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी हो गया तो उसमें एसिम्प्टोट्स को हम नहीं लेते हैं, उसके एसिम्प्टोट्स को हम नहीं निकालते या उसकी संख्या को हम नहीं गिनते हैं। तो ये आपका 3 गो हुआ, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं एसिम्प्टोट्स के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आपको एसिम्प्टोट्स समझ में आ गया होगा। चलो पहला टाइप बताओ कि अगर m का मान अलग अलग होगा तो आपसे हल हो जाएगा कि नहीं हल हो जाएगा। पहले m का मान कल निकालना हमने सिखा दिया था, c का मान कैसे निकालते उसके लिए देखो c का ये फॉर्मूला कब वो याद नहीं हो सकता है, इसको बस ध्यान में रखोगे, ध्यान से एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एसिम्प्टोट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि y बराबर mx प्लस सी का जरूरत है, mx प्लस सी का जरूरत है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो m का मान निकालने के लिए पढ़ा, और अब जो ये है फॉर्मूला ये c का मान निकालने के लिए होता है। तो ये ध्यान में रखना, c और क्या होता है तो फाइव डैश का n और m, और उसके बाद n-1। देखो इसमें n एगो कम, n एगो कम। देखो यहाँ पे c है, c यहाँ पे नहीं होगा, 5 के पावर 1 बार डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ये n है तो एगो कम और बराबर 0। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा, ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब बताइए कि क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो अब दूसरे पे चले, अब सुनो दूसरा टाइप समझो। दूसरा टाइप इतना ना बोलना पड़ता है ना, ये एक ही बार रखो, गला सूख जाता है, और गला सूख जाता है तो मन करता है कि थोड़ा देर आराम किया जाए। आप लोग एकदम आप समझ लिए, कमर कस लिए। 8 अगस्त से परीक्षा चालू हो जाएगा, 2-4 दिन आपको समय मिल सकता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि 15 तारीख तक आपका किसी भी हालत में एग्ज़ाम होगा। कल जो होगा हम 2025 का PYQ कराएंगे, हो सकता है 3 घंटा का क्लास हो, 4 घंटा का हो, जितना समय लगेगा उतना का क्लास हम चलाने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे देखा जाए एसिम्प्टोट्स के बारे में, तो ये आपका कारण समझ में आया, तीनों में अंतर समझो। यहाँ पर क्या है कि m का मान तीनों अलग अलग रहेगा, यहाँ पर m का मान 2 गो समान रहेगा, तीसरा अलग रहेगा, और यहाँ पे तीनों का तीनों बराबर रहेगा। देखो इसी फार्मूला से इसको हम निर्माण करते। देखो क्या c है ना, ये जब 2 गो बराबर है तो कहना c², एक को बराबर नहीं था तो c के पावर 1, जब 2 गो बराबर है तो c का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी, सोचो सोचो क्या होगा, समझ में आ गया। इसको बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। 2 गो बराबर है m का मान तो c² हो जाएगा। बाई में 2 फैक्टोरियल, क्या बाबू 2 फैक्टोरियल। अब ध्यान दो, फाई क्या हो जाएगा, n जो भी होगा उसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन m, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा c, और फाई क्या हो जाएगा बाबू n-1। देखो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंसिएशन, इसका 1 बार डिफ्रेंसिएशन और m, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बाबू मेरे फाई n-2 m और इक्वल टू 0। यहाँ से आपको c का मान निकालना है, एकदम सिंपल वे में। ये फॉर्मूला अगर याद है ना तो ये दोनों निकालना आसान होता है, उसी से रिलेटेड होता है। देखो c है c², बाई में ऊपर में 2 है, बाई में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे 1 बार डिफ्रेंसिएशन था, इसमें 2 गो पे चल रहा है तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन, और उसके बाद घटते क्रम में चल जाना है। यहाँ पे c2 था, c1 हो गया, n था n-1 n-2, यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंसिएशन, 1 बार डिफ्रेंसिएशन, 1 बार डिफ्रेंसिएशन नहीं, और यहाँ से c का मान निकालकर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस पर एक सवाल आपको समझा दिया जाए कि आपको भी लगे कि नहीं सर जो बातें आपने बताया वो आपके कान के पर्दे से टकराकर और आपके गहन में सुचारू रूप से उतर गया है। चलो एक सवाल लेते हैं, ठीक ना, इसी टाइप का एक सवाल लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा सवाल लिखे हुए हैं क्या पहले से, वाई क्यू नहीं, इस टाइप का नहीं। चलो एक सवाल ले लेते हैं। x³ कह रहा है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स x³ प्लस में 3x² y -4 y³ और माइनस में x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है कि यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये तो बात पता है ना कि एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए आपको डायरेक्ट कहेगा कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स या एसिम्प्टोट्स की संख्या। एसिम्प्टोट्स की संख्या कल बता दिए थे, और ये कौन सा एसिम्प्टोट्स है तो मैक्सिमम पावर 3 है, और उसके
साथ में गुना में कोफिशिएंट आ गया है, तो इसको कहते हैं ऑब्लिक। क्या कहते हैं? ऑब्लिक। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। चलो सबसे पहले हम डिग्री स्पष्ट कर दें। सुनो, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाओगे तो तुम कहोगे कि सर जो डिग्री है वो 3 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो कहोगे कि सर डिग्री इक्वल टू तो 1 है। यहाँ पे डिग्री 2 तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, सवाल है पूछ सकता है, सवाल है पूछ सकता है। कुछ बुझा रहा है जी? जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें, बहुत अच्छा। एक तो सवाल पक्का एक लड़ता है, कल हम चर्चा करेंगे 2025 में, देखना है इससे सवाल। हमने आपको 3 बातें बता दिया, लैप्लास पढ़ा दिया है, यूलर्स पढ़ा दिया है, और इसका जो है आज दूसरा क्लास है। कल एक क्लास बताया था, अगर नहीं देखें तो एक बार देख लेना। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि आप कह सकते हो कि सर पुट माना जाता है क्या? y बराबर m और x बराबर 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर m और x बराबर 1। अब ध्यान दो, जो आपसे पूछा जाए वो बताना। अगर हम 3m पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे कि सर x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब। अगर हम आपसे 2 का पूछे कि ऑर्डर 2 हो तब बताइए, तो ऑर्डर 2 तो सर कुछ नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि 5 1 का बताइए तो आप क्या कहोगे? -x प्लस वाई। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं कि सर 3 ले लेते हैं, जबकि 3 नहीं होता। 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, उस थोड़ी पता है कि डिग्री उसका क्या है, तो 3 को आपको नहीं लेना होता है। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है बाबू, अब क्या है, आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि सर हम y के जगह पे m और x के जगह पे 1 रख दें तो 3m दिया गया है ना, तो x के जगह पे 1 का क्यूब प्लस में 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और y की जगह पे m माइनस 4m का क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 2 तो ये खत्म है। 5 1 का अगर हम बात करें तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे m, इतना पर भी आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ से m का वैल्यू निकाला जाता है, यानी क्या लिख सकते हैं कि बाबू मेरे लेके अगर हम लिखना होगा तो 1 प्लस 3m और माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0, यानी क्या लिख सकते हैं? अगर लेकर हम उधर चले जाएं तो 4m क्यूब माइनस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको कोई दिक्कत नहीं है। m का कोई ऐसा वैल्यू रखो जहां पर यह संतुष्ट हो जाए, तो m के जगह पे 1 रखो, तो -3 -1 -4 और ये 1, यानी हम कह सकते हैं कि बाबू मेरे m बराबर 1 पर यह संतुष्ट है, यानी m -1 बराबर 0। इसको संतुष्ट करते हुए m -1 इसका एक फैक्टर होगा। अब क्या करते हैं, जो भी m -1 है आप 3 बार में बांट दो, m -1 और m -1, ठीक है। ध्यान देना 4m यहाँ पे q है बाबू, यहाँ पे क्या है? q। किससे गुना करेंगे? 4m स्क्वायर से। 4m क्यू हो जाएगा -4m स्क्वायर, तो -4m स्क्वायर, तो यहाँ पे +4m से गुना कर दें। यहाँ ध्यान दो, -4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -4m हो जाएगा। -4m लाना था -3m, तो क्या करेंगे? तो बाबू +1 कर दें, तो -4m और प्लस m, -4m और प्लस m -3m और प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हम देखें तो m -1 कॉमन ले लें और 4m स्क्वायर प्लस में 4m और प्लस में 1 इक्वल टू 0 मिला लेना, सही है ना? प्लस माइनस -1। चलो ठीक है। अब यहाँ से अगर लिखना होगा तो हम m का वैल्यू क्या कहें कि सर m -1 इक्वल टू 0, सॉरी m -1 हो गया, m -1 ये फॉर्मूला है बाबू, पता है तुम्हें? 2m + 1 का होल स्क्वायर का, 2m + 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। लिखना होगा तो m -1 इक्वल टू 0 और 2m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? तो m बराबर 1 और यहाँ से अगर हम हल करें तो डायरेक्ट m का वैल्यू बोल दें -1/2 और स्क्वायर है तो 2 को वैल्यू लिखना पड़ता है -1/2, m का मान -1/2। इस बात को आप जानते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सर आपने बताया था कि m का मान 3 गो अलग अलग रहेगा, 3 गो अलग अलग रहेगा तो अलग फॉर्मूला, m का मान 2 गो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस सवाल में देखो m का मान 2 गो बराबर आया कि नहीं आया? तुम कहेगा कि हाँ सर m का मान यहाँ पे भी बराबर और यहाँ पर भी बराबर, यानी जब m का 2 गो मान बराबर होगा तो फॉर्मूला नंबर 2 का हम प्रयोग करते हैं। चलो आते हैं अपने फॉर्मूला पे। देखो m का मान क्या आया? m का मान 1 आया। m का मान एक और मान क्या आया? -1/2 आया। और m का एक और मान क्या आया है? तो -1/2 आया। अब देखो इसको कैसे याद किया जाता है, देखो याद कैसे करते हैं कि सर 2 गो m बराबर है ना, तो हम कहेंगे हाँ, तो बाबू c स्क्वायर, सर स्क्वायर 2 है तो बाई में फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद सर n जो मैक्सिमम पावर हो 3 है, 3 लिख दे क्या? या फॉर्मूला यहाँ भी लिख रहे हैं 3
n, और इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन। क्यों सर? क्योंकि 2 गो m बराबर है, 3 गो m बराबर होता है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन। चलो इतना तो समझ रहे हो। और प्लस में सी स्क्वायर, एगो कम, सी 2 गो है, एगो कम करेंगे, एक फैक्टोरियल का मान 1 के होता है, और क्या हो जाएगा 5, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, 1 बार डिफ्रेंसिएशन, n है तो n - 1 और m प्लस सी स्क्वायर, c1 c गायब, 5 2 5 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 0, n -1 n -2, और m तो ये बतलाता है कि m आपको लिखना ही होगा, यही आपका फार्मूला होता है। एकदम बेसिक, आपको 1-2 बार ध्यान में डाल लोगे फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत है टेंशन लेने की ज़रूरत है जी? कहोगे नहीं सर। चलो हल करते हैं। सी स्क्वायर तो हमने कहा सी स्क्वायर, बाई में 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुना 1 यानी 2 ही, और 5n 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है किसका? जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 के पावर 3 2 बार डिफ्रेंसिएशन m प्लस में c 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और 5 क्या हो जाएगा, एगो कम 5 1 m, और प्लस में 5 क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और क्या हो जाएगा m = 0। चलो ध्यान दो, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है किसका बाबू? तो बाबू जो 5m आप देख रहे हैं इसका 2 बार आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। कहीं यहीं पे कर दे क्या? हाँ कर देते हैं, यहीं पे क्या दिक्कत है। सुनो, यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं। देखो 5 3 अगर 1 बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 5 3 का 1 बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का 0, इसका 3m का 3, और -4 3 12 m² हो जाएगा। एक बार और कह रहा है 5 3 का 2 बार डिफ्रेंसिएशन मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 -12 दूनी का 24m, ये हो गया। अब ध्यान दो देखो, c²/2 इंटू 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं, मान कितना है -24m, तो हमने लिखा -24m, प्लस में c 5 2 इसमें है क्या कुछ? तो 5 2 तो 0, इसका 1 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कुछ कई बार भी करें तो ये डायरेक्ट हम इसको 0 लिख सकते हैं, प्लस 5 1, तो 5 1 कितना दिया है बाबू, -1 + m, तब -1 + m, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से देखो 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, c² - 12m, और उधर लेकर चले जाएं तो 1 - m। अब c² = क्या लिखेंगे, 1 - m, और बाई में -12m। यहाँ पे अगर c² का ये मान आपके समक्ष मौजूद रहा, c² का मान आ गया। c का मान अगर निकालना चाहें, c का मान, तो क्या कह सकते हैं, c का मान अगर लिखना होगा तो रूट में 1 - m बाई में -12m। कोई दिक्कत? अगर माइनस से हम कॉमन लेके कटा दें तो c = क्या होगा, m - 1 बाई में 12m, और इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये क्या हो जाएगा 12m। अब m का जो मान आया है इसमें रख के c का 3 गो मान आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं क्या। सुनो कि अगर हम m बराबर 1 लेते हैं तो कि मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट देखो ना, m की जगह पर 1 रखोगे, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी m का मान यदि 1 ले लें तो c का मान 0। कैसे? इसमें बाबू मान रखना पड़ता है c के मान के लिए, m का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो गया 0। अब देखो m बराबर क्या रख दें, -1/2, अगर m का मान -1/2 रख दें तो c का मान क्या हो जाएगा, रूट में m यानी -1/2 और -1 बाई में 12, और m के जगह पे -1/2, यानी c = रूट में अगर एलसीएम लेंगे 2 -1 और -2 बाई में 2 से कटा दो 6, यानी -6 हो जाएगा। लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताओ कि सर c = रूट में -3 और बाई में -2 गुना 6, या ये दूसरा गुना तीसरा जानते हैं ना, ये कट गया, 3 दूनी का 6, यानी रूट में 1/4 यानी 1/2। तो c का भी मान आ गया, m बराबर -1/2, c का मान 1/2। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ है, इस बात को हम मान लेते हैं। c² है, उधर जाएगा तो इधर प्लस माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, प्लस माइनस बनाता है, पता है आपको। एक बार प्लस वाला मान लेंगे और एक बार माइनस वाला। ध्यान दो क्या लिखोगे कि सर अब हम m बराबर -1/2 करें तो c का मान क्या हो जाएगा, c का मान माइनस में रूट में क्या m - 1 बाई में 12m। अगर यहाँ पे देखा जाए सब बनाने का नियम यही रहेगा, क्योंकि m का मान -1/2 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं -1/2, क्योंकि माइनस अपने जगह पे और इसके जगह पे वही वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आएगा, तो -1/2। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि सर y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस में सी, आपके पास m1 का मान, m1 का मान बोलिए क्या है, m1 का मान आप कहो कि सर 1 है, देखो इसी को m1 m2 m3 कह सकते हो और इसी को आप c1 c2 और c3 कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे क्या कि m1 का मान देखा जाए तो बाबू मेरे 1 है, m1 का मान क्या है 1 है और c का वैल्यू क्या आ गया है 0। तो इक्वेशन अगर इसमें रखोगे तो y बराबर m का वैल्यू 1 और इंटू एक्स और प्लस c का मान 0, तो y बराबर x, पहला आपका एसिम्पटोट्स ये होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, m2 का मान -1/2 और c का मान क्या था, m2 का मान -1/2, c का मान 1/2, तो 1/2। अब यहाँ से अगर हम फार्मूला लिखें तो y बराबर m -1/2 x और प्लस में 1/2, 2 ला के इधर गुना कर दें तो 2y = -x प्लस में 1। अगर कोई दिक्कत है तो आप समझाइए, कहीं दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर तीसरा वैल्यू देखें तो m3 का मान -1/2 बट c का वैल्यू क्या आया था -1/2, यही था, केवल माइनस में लगा देना था, यानी y बराबर mx प्लस c, m का मान क्या आया है -1/2x और प्लस में c का मान -1/2। बाबू 2 ले आकर इधर गुना कर दिए, इधर क्या बनेगा -x और -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम देखा जाए तो 3 हमारे पास एसिम्पटोट्स हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और यही आपको परीक्षा में दे देगा कि ये सवाल दे देगा और पूछेगा इसमें से एसिम्पटोट्स कौन है, तीनों ऑप्शन दे सकता है और चौथा दे उपयुक्त में से सभी, या ऐसा दे दे कि यही दे दे और 2 को अलग बदल दे तो ये इसको हम सही मान लेंगे। फिर ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो टाइप नंबर 2 भी हमने आपको समझाने का काम किया, टाइप नंबर 2 भी हमने आपको समझा दिया, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब एक जो है टाइप 3 है, तो टाइप 3 के लिए भी आप ध्यान रखिए, टाइप 3 पे उतना सवाल देगा नहीं, लेकिन अगर बशर्ते इसका फार्मूला तो पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होगा। एकदम सिंपल वे में आप स्वयं सोचो कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, सोचो इसका फार्मूला क्या बनेगा। समझ में अगर आ रहा है, पढ़ाई आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर अगर नए हैं तो, और बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए कमेंट कीजिएगा कि सर कहाँ दिक्कत है आपको। कल PYQ का हम सवाल लेकर आएंगे और देखते हैं कि कैसा PYQ पूछता है, कैसा सवाल था 2025 में। चलो देखो, फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे हम समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो सुनो फार्मूला कैसे बनाते हैं। देखो c² क्या होगा CQ। आप कहोगे सर CQ क्यों, ट्रिक बता रहे हैं, नहीं तो सिद्ध करना तो अलग बात है। तीनों मान बराबर है तो आप कहोगे हाँ सर, तो बस CQ। और बाई में क्या हो जाएगा बताओ, 3 गो है मान तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे 5 क्या गो डिफ्रेंशिएशन 3 बार, और यहाँ पे n और क्या हो जाएगा m, प्लस में c² है, अब क्या होगा c², CQ था तो c², बाई में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कितने बार 2 बार, और यहाँ पर n-1 और m अपने जगह पे, ध्यान दो, प्लस CQ C2 c के पावर 1 बाई में 1 फैक्टोरियल और 5 के पावर 3 2 1, और क्या हो जाएगा बताओ n माइनस, घटते क्रम में n-1 n-2 और m, और प्लस में क्या हो जाएगा c, बाई में अब कुछ नहीं, और यहाँ पे आपका 5 और क्या हो जाएगा n-3 2n-3 m और बराबर में 0। तो ये कब वैल्यू का प्रयोग करेंगे, जब हमारे पास m का तीनों मान बराबर आ जाए तो हम इसका प्रयोग करेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखना, ये फार्मूला के द्वारा आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है या आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। 3 गो है, 2 गो पे हमने स्पष्टीकरण किया, इसको आप कहीं से भी किताब आता है रियल एनालिसिस का, वहाँ से भी आप देखकर आप स्वयं विचार करना कि किस तरह से ये आपका हल होगा, और बाकी तो आप समझिएगा है। तो आज हमने एसिम्पटोट्स का आपका क्लास समाप्त किया, और इस उम्मीद और विश्वास पर, देखो पूछेगा अभी ना तो इसका कम चांसेस है, क्यों इतना लंबा नहीं पूछा। बताओ यही 2 गो बताने में, अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा तो यही 2 गो बताने में बताओ कितना पेज लग गया। देखो 1 पेज, ये दूसरा पेज था और ये तीसरा पेज था, 3 पेज लग गया। तो ऐसा आपसे नहीं, वो जानना चाहता है एग्जाम के जो सेटर होते हैं कि क्या आपको उसके बारे में पता है या नहीं पता है। तो अक्सर यही देखा गया है कि एसिम्पटोट्स की संख्या पूछता है, अगर एसिम्पटोट्स का हल पूछेगा तो इस तरह से बनाया जाता है। बताइए आज का पढ़ाई आपका क्लियर है या नहीं है,
आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम तो बस वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद लाइव आने लगेंगे। और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स आपको 150 नंबर के एग्जाम पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि 150 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 100 मैथ केवल रहेगा, मैथ, और वो भी मैथ कैसा, तो अक्सर सवाल आपका बीएससी बैचलर ऑफ साइंस या एमएससी का सवाल आता है मास्टर ऑफ साइंस से। दूसरा पूछता है 50 नंबर का, जिसमें 50 नंबर का और 50 नंबर में आपको सीडीपी हम कह सकते हैं, शिक्षण कला ही कहा जाता है। तो यहाँ से 50 में ये रहा और 100 नंबर ये रहा। अक्सर हम देखते हैं जब सवाल को, तो हमें लगता है कि 2% से 3% आपका आईएससी का सवाल रहता है, इससे ज़्यादा आईएससी का सवाल नहीं रहता है। कुछ लोग को ये लगता होगा कि आईएससी 11th 12th पढ़ लो निकल जाएगा, बीपीएससी में 11th 12th का तैयारी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब स्टेट निकालना है तो मुख्यतः आप इस बात को ध्यान में रखो कि बीएससी और एमएससी का ही सवाल आपसे पूछा जाता है। हम जो क्लास चला रहे हैं उसमें केवल और केवल बीएससी और एमएससी का ही सवाल हम सॉल्व करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो 50 है, इसमें आप कम से कम 35 नंबर लेकर आइए, 35 नंबर लेकर आइए। और इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें आप कम से कम 45 नंबर लेकर आइए, तब जाकर आपका जो बातें हैं आपको लाना 75 नहीं है, लेकिन आप जोड़िएगा तो कहिएगा सर ये तो 80 नंबर हो गया, ये तो 80 हो गया, तो 80 का ही तैयारी कीजिए, तब जाकर 77, 76, 78 पर रिजल्ट रुकेगा। तो इधर से कम 45 और उधर से 35, तब जाकर आप स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स में सफलता की श्रेणी में आ जाएंगे। और आपका जो जब रिजल्ट डाउन होगा तो वहाँ पे लिखिएगा क्वालिफाइड। और इसी उम्मीद और विश्वास पर आज हम एसिम्पटोट्स का अंतिम क्लास का समापन करते हैं। कोई समस्या है या नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ क्या सकते हैं आप, तो वीडियो के उस तरफ है, आप कमेंट कर लीजिए। उसके बाद कल हम जो है PYQ को लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।